कभी कभी नक्शा देखकर लगता है ना कि ये क्या है, बस कुछ लकीरें और निशान। लेकिन असल में ये एक खजाने की चाबी है। पूरी दुनिया के राज इसमें छिपे हैं। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और देखेंगे कि किसी भी नक्शे को एक प्रो की तरह कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले ग्लोब और नक्शे में फर्क क्या है? देखिए, पूरी धरती को एक साथ देखना हो तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट। पर एक दिक्कत है, ग्लोब को जेब में डालकर तो घूम नहीं सकते, है ना? बस यहीं पर नक्शे काम आते हैं। यह समझ लीजिए कि धरती का एक फ्लैट पोर्टेबल वर्जन है, जिससे हम दुनिया को हिस्सों में आसानी से देख और समझ सकते हैं। पता है, एक मैप को पढ़ना बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है। जैसे भाषा में ग्रामर होती है, अक्षर होते हैं, वैसे ही मैप्स के भी अपने नियम हैं, अपनी एक अलग ही लैंग्वेज है। और इस भाषा को समझने के लिए बस 3 चाबियों की जरूरत है: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो चलिए एक एक करके इन तीनों ताले खोलते हैं। तो सबसे पहली चाबी है दूरी, जिसे मैप की भाषा में पैमाना या स्केल कहते हैं। अब ये पैमाना क्या भला है? सिंपल है, ये बस हमें बताता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब असल में जमीन पर कितना है। एक अनुपात है बस। जैसे छोटे पैमाने वाले मैप में पूरा देश एक पन्ने पर दिख जाता है और बड़े पैमाने वाले मैप में किसी एक शहर की गली गली की डिटेल मिल जाती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, ये पैमाना बता रहा है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर 10 मीटर के बराबर है। तो मान लीजिए कि मैप पर स्कूल से कुएं तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, असल में वो दूरी 50 मीटर है। देखा, इसी तरह से पैमाना हमें 2 जगहों के बीच की असल ये दूरी का आइडिया दे देता है। अच्छा, दूरी तो पता चल गई, पर जाना किधर है ये भी तो जरूरी है। यहीं पर काम आती है दूसरी चाबी, दिशा। आपने देखा होगा ज्यादातर मैप्स पर ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है, जिस पर एन या हिंदी में ऊ लिखा होता है। ये तीर हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की तरफ इशारा करता है। बस एक दिशा पता चल जाए तो बाकी सब अपने आप पता चल जाता है। ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हैं 4 मेन दिशाएं जिन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और इनके बीच में भी दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम। जैसा मैंने कहा, एक बार आपको मैप पर उत्तर पता चल गया तो फिर पूरब पश्चिम दक्षिण सब कुछ पता लगाना बच्चों का खेल है। ठीक है, तो दूरी हो गई, दिशा हो गई। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी चाबी, प्रतीक या सिंबल्स। ये मैप की लैंग्वेज के शब्द है, उसकी वोकैबुलरी। अब जाहिर सी बात है, एक छोटे से मैप पर असली बिल्डिंग, पुल या पेड़ तो बना नहीं सकते, तो उनकी जगह इन खास प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। और ये कमाल की चीज़ है, छोटी सी जगह में ढेर सारी जानकारी पैक कर देते हैं। पर इन प्रतीकों का मतलब कैसे समझे? इसके लिए हर मैप में एक लेजेंड या कुंजी दी होती है। ये समझ लीजिए कि ये मैप की डिक्शनरी है। जैसे इसमें लिखा होगा कि टूटी फूटी लाइन का मतलब है रेलवे ट्रैक, पीओ लिखा है तो मतलब है पोस्ट ऑफिस, और मंदिर या चर्च का भी अपना एक अलग निशान होता है। और सबसे बढ़िया बात, ये सिंबल्स ज्यादातर इंटरनेशनल होते हैं, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मैप पढ़ना आसान हो जाता है। तो अब हम मैप की ABC मतलब बेसिक भाषा सीख चुके हैं, पर यह भी जानना जरूरी है कि हर मैप एक जैसा नहीं होता। जैसे हर काम के लिए एक अलग टूल होता है ना, ठीक वैसे ही अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग तरह के मैप होते हैं, और हर मैप अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के मैप्स होते हैं। पहले भौतिक नक्शे, जो पहाड़, नदी, मैदान मतलब कुदरती चीजें दिखाते हैं। दूसरे राजनीतिक नक्शे, जो देशों, राज्यों और शहरों की बाउंड्री दिखाते हैं। और तीसरे होते हैं थीमैटिक नक्शे, ये किसी एक खास टॉपिक पर फोकस करते हैं, जैसे कि सड़कें कहाँ हैं या किस इलाके में कितनी बारिश होती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल का। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अब असली काम में लाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए एक असली मैप उठाते हैं और उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा सुंदरपुर गांव का मैप। जरा गौर से देखिए, इसमें घर है, स्कूल है, नदी बह रही है, रेलवे लाइन भी है, बहुत कुछ है। तो अब अपनी जासूसी वाली नजर तेज कर लीजिए और चलिए इस मैप के राज खोलते हैं। अच्छा, इस मैप पर जरा एक नजर डालिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये PS जो लिखा है इसका क्या मतलब हो सकता है? या वो जो नदी के पास एक निशान है वो किस चीज का है? चलिए पता लगाते हैं।
तो ये रहा जवाब। जैसे ही हम मैप के लेजेंड यानी कि उसकी डिक्शनरी को देखते हैं, सब साफ हो जाता है। पीएस का मतलब है पुलिस स्टेशन। वो नीली टेढ़ी मेढ़ी लाइन नदी है, और रेलवे लाइन का निशान भी एकदम साफ है। देखा, मैप पढ़ना इतना भी मुश्किल काम नहीं है ना? चलिए, अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बात को समझते हैं। वो क्या एक चीज है जो एक मैप को सिर्फ एक ड्राइंग से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है? आइए मैप और एक रफ स्केच के बीच के सबसे बड़े फर्क को जानें। तो ये है सबसे बड़ा अंतर। एक मैप हमेशा हमेशा एक पैमाने यानी स्केल पर बनता है। वो एक सटीक एक्यूरेट चीज है। वहीं दूसरी तरफ एक स्केच या रेखा चित्र, वो तो बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग होती है। उसमें कोई स्केल नहीं होता, और यही वजह है कि मैप्स इतने भरोसेमंद टूल होते हैं। तो बस ये याद रखिए, मैप सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये हमारी दुनिया का एक छोटा, एकदम सटीक मॉडल है जो स्केल के हिसाब से बनाया गया है, ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसमें आसानी से नेविगेट कर सकें। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई मैप आए, चाहे वो आपके अपने शहर का हो या किसी अनजान देश का, तो उसे सिर्फ कुछ लकीरों और रंगों की तरह मत देखिएगा। एक पल रुककर पूछिएगा, ये नक्शा क्या कहानी सुना रहा है? और फिर ये भी सोचिएगा कि आपकी अपनी दुनिया का नक्शा क्या कहानी कहता है। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भूगोल के बिना तो काम नहीं चलने वाला। और भूगोल को समझने की चाबी क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मानचित्र। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन असल में आपकी पूरी तैयारी की नींव है। तो सवाल उठता है कि भाई क्लास 6 का ये चैप्टर आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। मैप्स सिर्फ कुछ लकीरें और रंग नहीं होते। ये भूगोल की अपनी एक भाषा है, उसकी एबीसी है। और अगर आपने ये भाषा नहीं सीखी तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर क्लाइमेट पैटर्न जैसे मुश्किल टॉपिक्स को कभी भी गहराई से समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, परीक्षा के लिए मैप्स इतने जरूरी क्यों हैं? दूसरा, मैप्स आखिर कितने तरह के होते हैं? तीसरा, वो कौन से 3 हिस्से हैं जिनसे मिलकर एक मैप बनता है? और आखिर में हम रेखाचित्र, खाका और मानचित्र के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हम सबने स्कूल में ग्लोब तो देखा ही है ना? पृथ्वी का एक छोटा सा परफेक्ट 3D मॉडल। पर जरा सोचिए, क्या उस ग्लोब पर भारत के किसी एक जिले की सारी नदियों को विस्तार से देख पाना मुमकिन है? नहीं। बस यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है मानचित्र की। तो ये मानचित्र है क्या आखिर? बहुत ही सरल भाषा में, ये पूरी पृथ्वी या उसके किसी एक हिस्से का एक चपटी सतह यानी कागज पर बनाया गया चित्र है। पर इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, वो है पैमाना या स्केल। ये चित्र एक पैमाने के हिसाब से बनाया जाता है। इस पैमाना शब्द को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही मैप्स का सबसे बड़ा राज है, जिसे हम आगे समझेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारे मैप एक जैसे ही होते हैं। एग्जाम के नजरिए से देखें तो हमें 3 तरह के मैप्स को समझना बहुत जरूरी है: भौतिक, राजनीतिक और थीमैटिक। सबसे पहले आते हैं भौतिक या फिजिकल मैप्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी की कुदरती बनावट दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़ कहाँ हैं, नदियां किधर बहती हैं, पठार कौन से हैं। जब एग्जाम में सवाल आता है ना कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो उसका जवाब आपको इसी फिजिकल मैप में मिलता है। दूसरे नंबर पर हैं राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप्स। ये इंसानों की बनाई हुई सीमाएं दिखाते हैं, जैसे हमारा देश, उसके राज्य, उनकी राजधानियां या फिर दुनिया के अलग अलग देश और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये सारी जानकारी पॉलिटिकल मैप्स में मिलती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए तो ये बहुत ही अहम है। और तीसरे होते हैं थीमैटिक मैप्स। ये मैप किसी एक खास थीम या विषय पर फोकस करते हैं। मान लीजिए आपको ये जानना है कि भारत में कहाँ कहाँ लौह अयस्क मिलता है या कौन से नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं। इस तरह की खास जानकारी के लिए थीमैटिक मैप्स का इस्तेमाल होता है। इकोनॉमी और पर्यावरण से जुड़े सवालों के लिए ये बहुत काम के हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। फिजिकल मैप, कुदरत ने क्या बनाया है। पॉलिटिकल मैप, इंसानों ने क्या सीमाएं बनाई हैं। और थीमैटिक मैप, कौन सी चीज कहाँ और कितनी है। ये छोटा सा फर्क आपको कई सवालों में बढ़त दिलाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे आप कह सकते हैं मैप की भाषा।
किसी भी मैप को सही से पढ़ने और समझने के लिए आपको इसकी ग्रामर के 3 नियम पता होने ही चाहिए। ये 3 नियम या घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इन्हें आप मैप के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में सवाल सीधे सीधे यहीं से बनते हैं। पहला स्तंभ है दूरी, जिसे हम पैमाने या स्केल से नापते हैं। अब ये स्केल क्या है? ये बस एक अनुपात है मैप पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर = 5 किलोमीटर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैप पर जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो असल में जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ एक चीज है जो अक्सर कंफ्यूज करती है: छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हमें किसी बहुत बड़े इलाके जैसे पूरे महाद्वीप को एक छोटे से कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर = 500 किलोमीटर। इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। वहीं जब हमें किसी छोटे इलाके जैसे आपके गांव का नक्शा दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर। इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो याद रखिए, ये उल्टा काम करता है। बड़ा एरिया माने छोटा पैमाना और छोटा एरिया माने बड़ा पैमाना। दूसरा स्तंभ है दिशा। आपने देखा होगा, ज्यादातर मैप्स में दाहिनी तरफ ऊपर एक तीर का निशान बना होता है, जिस पर O या N लिखा होता है। ये उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को दिखाता है। बस एक बार आपको उत्तर दिशा पता चल गई, तो आप बाकी दिशाएं दक्षिण, पूर्व और पश्चिम आसानी से पता लगा सकते हैं। इन्हें ही प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है प्रतीक यानी सिंबल्स। जाहिर सी बात है, हम मैप पर असली इमारतें, पेड़ या पुल तो बना नहीं सकते, तो उनकी जगह पर हम कुछ तय अक्षरों, रंगों और चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से मैप की अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। इसीलिए इन्हें रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक असली मैप पर लगाकर देखते हैं। ये सुंदरपुर गांव का एक मैप है। इसे ध्यान से देखिए। आपको इसमें नदी, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस के लिए PO जैसे कई प्रतीक यानी सिंबल्स दिख रहे होंगे। तो अब आपकी बारी। एक छोटा सा सवाल है। इस मैप को देखकर बताइए कि पुलिस स्टेशन, जिसे PS लिखा गया है, वो डुमरी गांव से किस दिशा में है? मैप पर दिए गए दिशा सूचक का इस्तेमाल कीजिए और अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। और आखिर में एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। वो है रेखाचित्र, खाका और मानचित्र के बीच का फर्क। याद रखिए, कागज पर बना हर चित्र मानचित्र नहीं होता। ये टेबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। देखिए, मानचित्र हमेशा पैमाने पर बनता है और पूरी जानकारी देता है। रेखाचित्र या स्केच वो होता है जो हम अपनी याददाश्त के आधार पर कच्चा पक्का बना देते हैं। इसमें कोई पैमाना नहीं होता। और खाका या प्लान किसी बहुत छोटे एरिया जैसे एक कमरे का बड़े पैमाने पर बनाया गया एक डिटेल्ड नक्शा होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई जैसी चीजें भी दी होती हैं। जैसा कि NCERT में साफ साफ लिखा है कि रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर आधारित होता है। मतलब, जब आप किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता बताने के लिए फटाफट कागज पर कुछ बनाते हैं ना, तो वो एक रेखाचित्र होता है, मानचित्र नहीं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ हो गया कि मैप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का एक बहुत ताकतवर औजार है। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अब जब आप मैप की भाषा समझ चुके हैं, तो सोचिए कि भारत के एक भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करके आप गंगा और गोदावरी नदी के अपवाद क्षेत्रों यानी ड्रेनेज बेसिन की तुलना कैसे करेंगे। इस तरह के विश्लेषणात्मक सवाल ही UPSC मेंस में आपकी रैंक तय करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।